स्वतंत्रता संग्राम से, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम से आप मिला लीजिएगा। 15 से 20 सालों में जहाँ तक प्रश्न पूछा है इससे बाहर नहीं रहा है। अगर आपने एक किताब पढ़ा है तो, अगर आपने बिहार स्पेशल का कोई किताब पढ़ा, उसके बाद इन सारे प्रश्नों को हम लोग रिवाइज कर लें तो प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग, और आप सभी लोगों का रिवीजन भी अच्छा से चल रहा होगा। तो चलिए हम लोग इस रिवीजन के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी बिहार का स्वतंत्रता जो संग्राम है उसी से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पे आते हैं। हम लोग टाइम को ना बर्बाद करें, है ना। टाइम हम भी बर्बाद नहीं करते हैं आपका, है ना। आपका 1 मिनट का टाइम भी हम भी बर्बाद नहीं करते हैं, जिए हैं हम उस जीवन में। तो चलिए हम समझते हैं आपको, और आपको भी हर 1 मिनट का जो समय है, 1 मिनट का भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बड़ा मुश्किल से ये वक्त मिलता है, ये वक्त ऐसे गंवाया मत करिए। समय फिर मिलेगा जब आप ऑफिसर बनेंगे तो टाइम ही टाइम मिलता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कर रैयतों को कोठी वालों की बीमारी के खर्च के लिए देना पड़ता था? ये खर्च के लिए देना पड़ता था, तो ये जो कर है इसको हावड़ी कहते हैं, हावड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये जो टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संघर्ष, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है बीपीएससी में। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कर माल गुजारी की रसीद के साथ 1 आना प्रति रसीद की दर से वसूला जाता था? निम्न में से कौन सा कर माल गुजारी की रसीद के साथ 1 आना प्रति रसीद की दर से वसूला जाता था? 62 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी है, इसको सरिदावन कहते हैं, इसको शरिदावन कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, है ना। कब मिलहों के अत्याचार के खिलाफ, कब नीलहों के अत्याचार के खिलाफ किसानों द्वारा एक गुप्त संगठन स्थापित किया गया था? एक गुप्त संगठन स्थापित किया गया था। तो ये गुप्त संगठन जो है यह हो जाएगा 1907 से लेकर के 1908 के बीच में एक गुप्त संगठन स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा की ओर खींचा गया था? किस समाचार पत्र के तहत, किस समाचार पत्र के तहत सरकार का ध्यान नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा की ओर खींचा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहारी। यही बिहारी समाचार पत्र था जिसमें नीलों की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा का वर्णन है। बिहारी समाचार पत्र में किसने नील की खेती करने वालों की दुर्दशा के बारे में लिखा था? 65 नंबर सवाल। ये महेश नारायण की ये गाथा हो जाता है, उन्होंने ही किसानों के दुर्दशा के बारे में लिखा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, किसने गांधी जी को नील के किसानों की स्थिति से अवगत कराया था? किसने गांधी जी को नील के किसानों की स्थिति से अवगत कराया था? 66 नंबर है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल हैं, इन्होंने ही गांधी जी को अवगत कराई थी। अगला सवाल, राजकुमार शुक्ल ने कानपुर में किससे मिलकर चंपारण के कृषकों के शोषण के बारे में बताया? राजकुमार शुक्ल ने कानपुर में किससे मिलकर चंपारण के कृषकों के शोषण के बारे में बताया? 67 नंबर। तो ये हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, इन्हीं को उन्होंने बताया था, गणेश शंकर विद्यार्थी को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस समाचार पत्र के संपादक थे? किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो ये प्रताप समाचार पत्र है, इसी के ये संपादक थे। राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? यह बीपीएससी में सवाल पूछा हुआ है। इसका हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल का जो जन्म है ये हो जाएगा आपको सतभरवा हो जाता है, यह गांव है, यहीं पे इनका जन्म होता है। गांधी जी कब चंपारण आए थे?
70 नंबर। गांधी जी कब चंपारण आए थे? तो ये 15 अप्रैल 1917 हो जाता है। 1917 को ये मोतिहारी पहुंचते हैं, चंपारण पहुंचते हैं 15 अप्रैल 1917 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से चंपारण सत्याग्रह से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, पीटी और मेंस में हमेशा रहता है। कब चंपारण के किसानों की स्थिति जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया? कमेटी का गठन किया गया और यह कमेटी का गठन 10 जून 1917 को किया गया। कब चंपारण के किसानों की स्थिति जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया? तो 10 जून 1917 को किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन चंपारण के किसानों पर गठित जांच समिति का सदस्य था? जांच समिति का सदस्य था, तो जांच समिति के सदस्य कौन थे? महात्मा गांधी को बनाया गया था। आंसर डी हो जाता है। अगला सवाल है, चंपारण के किसानों पर बनी जांच समिति की रिपोर्ट को कब सार्वजनिक किया गया? चंपारण के किसानों पर बनी जांच समिति की रिपोर्ट को कब सार्वजनिक किया गया? तो ये सार्वजनिक किया गया 18 अक्टूबर 1917 को। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। 74 नंबर सवाल है, चंपारण के किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आया? बदलाव क्या आता है? तो ये बदलाव हो जाएगा ए, बी और सी। 3 कठिया प्रणाली का अंत कर दिया गया, रैयतों का लगान घटा दिया गया और अन्य करों को अवैध घोषित कर दिया गया। इस तरीके से आंसर क्या हो जाता है? बी, सी, तीनों हो जाएगा सही। यही बदलाव है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु जो है कब हुआ? तो 20 मई 1929 को होता है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हो जाती है। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया था? खिलाफत आंदोलन किया था, तो ये खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की, इसका आंसर हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ खिलाफत आंदोलन कब हुआ? इसका आंसर 1919 हो जाता है। 1919 है। चलिए फास्ट रिवीजन है, इसलिए हम लोग लगातार इसको, है ना, कम से कम आपको भी 400-500 प्रश्न जो है रोज़ करना चाहिए, ताकि आपका भी जो कन्फ्यूज़न है वो समाप्त हो जाए और आपका स्कोर बढ़े। स्कोर बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का रिवाइज करें, कुछ नया ऐड मत करिए, है ना। करंट अफेयर्स अभी से ही आपको 3 घंटा टाइम देना पड़ेगा। सबसे अच्छा, आप चाहें तो 4 शिफ्ट में पढ़ सकते हैं, वो भी 4-4 घंटे का। रिजल्ट के लिए सबसे ज़रूरी है। 60-50 दिन काफ़ी है आपके लिए, अगर आप चाहें तो। आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो होगा, है ना, नहीं चाहे तो नहीं होगा। मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अगर आपका मन जीतता है तो आप सुपर एनर्जी से लबालब हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था? खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो ये आयोजन महात्मा गांधी के, है ना, इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। 79 नंबर है, कहाँ अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ? कहाँ पे हुआ, है ना, ये कहाँ पे होता है? तो यह दिल्ली में होता है। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कब खिलाफत आंदोलन संबंधी सभा का आयोजन हुआ था? तो ये 30 नवंबर 1919 को होता है। 30 नवंबर 1919 को इसका आयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई सभा के अध्यक्ष कौन थे? इस सभा के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो हसन इमाम हो जाते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा, हसन इमाम हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन के दौरान कब पूरे बिहार में हड़ताल हुआ? तो पूरे बिहार में हड़ताल 19 मार्च 1920 को होता है। 19 मार्च 1920 को होता है। अप्रैल 1920 ईस्वी में
किस खिलाफत नेता का पटना में आगमन हुआ था? पटना में आगमन हुआ और ये नेता हैं मौलाना शौकत अली, इन्हीं का पटना में आगमन हुआ था। निम्न में से कौन खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे? समर्थक, चलिए समर्थक में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे समर्थक में हो जाएंगे मोहम्मद सफ़ी, मोहम्मद, इसमें हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद सफ़ी, धरणीधर प्रसाद, यानी कि सारे के सारे लोग हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 85 नंबर सवाल है, 85 नंबर। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन है ना, 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 12वां अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 1920 में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ प्रारंभ हुआ? कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये होता है भागलपुर में, भागलपुर में होता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए? अध्यक्षता कौन किए? तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आंसर इसका सी हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में किसने असहयोग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया? असहयोग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया? बाबू धरणीधर ने प्रस्तुत किया। आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 89 नंबर। 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? तो इसमें शाह मोहम्मद जुबैर हो जाएंगे, गुलाम इमाम हो जाते हैं, बाबू गोरख प्रसाद हो जाएंगे। आंसर ए, बी और सी तीनों हो जाता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। कलकत्ता कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से पूर्व देश के किस प्रांत ने असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर लिया था? कलकत्ता कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से पूर्व देश के किस प्रांत ने असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर लिया था? तो ये हो जाएगा आंसर डी, है ना, बी और सी, गुजरात और बिहार, गुजरात और बिहार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 91 नंबर। असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना पर एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति के सदस्य कौन थे? इस समिति के सदस्य कौन हो जाते हैं? तो देखिए समिति के सदस्य जो हैं, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस समिति के सदस्य शाह मोहम्मद जुबैर भी हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए शाह मोहम्मद जुबैर के साथ आपको राजेंद्र प्रसाद भी हैं और मौलाना मजहरुल हक भी हो जाते हैं, मौलाना मजहरुल हक भी हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल है। किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, है ना, कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, इम्पोर्टेंट है। तो ये कलकत्ता अधिवेशन हो जाता है, ये है कलकत्ता अधिवेशन। और 93 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को पूर्ण रूप से स्वीकार प्रदान कर दिया गया। तो ये नागपुर अधिवेशन हो जाता है ना, ये नागपुर अधिवेशन हो जाता है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। नेक्स्ट, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया? तो कौन हो जाएंगे, है ना, दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। आंसर क्या है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसान परिषद की उम्मीदवारी से किसने नाम वापस ले लिया? किसने नाम जो है वापस ले लिया? तो इम्पॉर्टेंट है, गोरख प्रसाद ने, मोहम्मद सफ़ी ने और मौलाना मजहरुल हक ने। इन तीनों लोगों ने क्या किया? नाम को वापस ले लिया। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 96। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसने अपनी वकालत छोड़ दी? बहुत बार यह प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है ना। तो श्री कृष्ण सिंह है, मथुरा प्रसाद हैं, दीप नारायण सिंह है। आंसर इसका डी हो जाएगा, ए, बी और सी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल
97। कब कब गांधी जी बिहार आए और उन्होंने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया? औपचारिक उद्घाटन किया, इम्पॉर्टेंट है। और ये उद्घाटन 1921 में किया गया था। 1921 में किया गया गांधी जी के द्वारा। बिहार विद्यापीठ का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? मौलाना मजहरुल हक को नियुक्त किया गया। बिहार विद्यापीठ का कुलपति मौलाना मजहरुल हक को नियुक्त किया गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ के प्रति कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो ये ब्रज किशोर प्रसाद हो जाते हैं। ये ब्रज किशोर प्रसाद हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अगला सवाल 100 पे हम लोग चलते हैं, है ना। 100। 1921 में राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर गांधी जी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो 1921 में, है ना। 1921 में किसे नियुक्त किया गया था गांधी जी के द्वारा? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला सवाल है, जुलाई 1922 तक कहाँ केवल 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे? कहाँ पे खोले गए थे? तो ये मुंगेर में खोला गया था। 101 का बी हो जाएगा आंसर, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 102 का। इसमें है कि बिहार तिलक स्वराज कोष समिति के संयोजक कौन थे? संयोजक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे संयोजक हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे 103 नंबर। प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब होता है? पटना आगमन कब होता है? तो ये हो जाएगा 22 दिसंबर 1921 को। 22 दिसंबर 1921 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? पूछा गया सवाल है। 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये 16वां अधिवेशन हजारीबाग में होता है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरला देवी हो जाती हैं। अध्यक्ष 2 है, सरला देवी हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। 6ठा नंबर सवाल, मौलाना मजहरुल हक का संबंध किस समाचार पत्र से था? किस समाचार पत्र से था? इम्पोर्टेंट है, द मदरलैंड से इनका संबंध था। आगे हम लोग देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ, है ना। चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को होता है। 5 फरवरी 1922 को होता है। चौरा चौरी नामक स्थान किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है ना। तो चलिए, किस जिले में स्थित हो जाएगा? ये जो जिला है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है ना। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा कांड के बाद हो गया? चौरी चौरा कांड के बाद हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, कब बसावन सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सक्रिय सदस्य बने? पूछा जा सकता है आपसे। तो ये सदस्य बनते हैं 1925 में। 1925 में सक्रिय सदस्य बनते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल था? 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल संपूर्ण मंदिर निषेध, विनियमन दर में कमी और वेतन में कटौती। मतलब ए, बी और सी तीनों इसका आंसर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए, इसमें हो जाएगा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, है ना। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हो जाता है। 13 नंबर देखते हैं हम लोग। गांधी जी के प्रस्ताव इरविन द्वारा नहीं माने जाने के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को प्रारंभ करने का निश्चय किया? गांधी जी के प्रस्ताव इरविन द्वारा नहीं माने जाने के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को प्रारंभ करने का निश्चय किया?
तो ये निश्चय किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला, गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया? दांडी यात्रा प्रारंभ किया तो कितने सदस्य थे? 78, 78। और गांधी जी ने कब दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? ये दोनों सवाल जो है, ये दोनों सवाल बहुत ही VVI है। और ये 12 मार्च 1930 को यह यात्रा प्रारंभ होता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 116, गांधी जी कब साबरमती आश्रम से दांडी पहुँचे थे? तो ये 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुँचे थे। आंसर इसका बी हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 हो जाता है ना। 116। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी कितनी थी? साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी कितनी थी? तो दूरी कितनी हो जाएगी? 200 मील की दूरी है। 200 मील की दूरी पैदल चले गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में पटना में भंवर पोखर मैदान में एक सभा का आयोजन होता है? निम्न में से यानी कि इन चारों लोगों में बताइए किसकी अध्यक्षता में पटना में, कहाँ पे? भंवर पोखर मैदान में एक सभा का आयोजन हुआ था। एक सभा का आयोजन हुआ था। तो ये हसन इमाम हो जाते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा, हसन इमाम है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 119 नंबर है, 31 मई 1931 ईस्वी को 31 मई 1931 ईस्वी को चौकीदारी करके विरोध में स्वयं सेवकों का नियमित प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे यह प्रारंभ हुआ था? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और यह प्रारंभ हुआ भागलपुर में। यह भागलपुर में प्रारंभ होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कांग्रेस को कब अवैध संस्था घोषित किया गया था? कब अवैध संस्था घोषित किया गया था? 30 जून 1930 को अवैध संस्था घोषित कर दिया जाता है। तो चलिए यहीं पे रहने देते हैं, है ना। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके बाद, क्योंकि यहाँ से बहुत ही बिहार से जितने भी प्रश्न बनते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम से, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम से आप मिला लीजिएगा। 15 से 20 सालों में जहाँ तक प्रश्न पूछा है इससे बाहर नहीं रहा है। अगर आपने किताब पढ़ा है तो, अगर आपने बिहार स्पेशल का कोई किताब पढ़ा, उसके बाद इन सारे प्रश्नों को हम लोग रिवाइज कर लें तो प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को।